of reaction, and negative catalyst will decrease the rate of reaction. Negative catalyst, a substance which decreases the rate of a chemical reaction, is called negative catalyst, and this process is called negative catalysis reaction. Now the question is, why do we need to perform this negative catalyzed reaction? Sometimes rate of reaction is quite fast, which is not desirable, not required. तो उस केस में हम फिर नेगेटिव कैटलिस्ट यूज करते हैं. H2O2 के केस में जैसे हमने नेगेटिव कैटलिस्ट यूज किया H3PO4 और ग्लिसरॉल को, तो ये यहाँ पर रिएक्शन थोड़ा स्लो कर देगा, डिसोसिएशन रिएक्शन स्लो हो जाएगा. ऐसे कुछ और एग्जांपल दे रखे हैं. क्लियर? अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि कौन से एग्जांपल्स हमें याद रखने हैं, कौन से नहीं रखने हैं. तो उसके लिए तो मैं बोलूंगा जितना एनसीईआरटी में दे रखा है वो एग्जांपल एक बार जरूर हमें ध्यान रखने हैं. मैं एनसीईआरटी शेयर कर दूं क्या यहाँ पे बजाय इस बुक इसके, या एक काम करते हैं सिर्फ एग्जांपल लास्ट में एनसीईआरटी से देख लेते हैं, इतना कर लेंगे. ठीक है. ऑटो कैटालिसिस रिएक्शन. ऑटो कैटालिसिस रिएक्शन में क्या होगा, वन ऑफ द प्रोडक्ट एक्ट एज अ कैटलिस्ट. सो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो खुद एक कैटलिस्ट जैसा एक्ट करेगा. स्टार्टिंग में रेट ऑफ रिएक्शन कुछ कम होगा, जैसे जैसे प्रोडक्ट बनेगा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता चला जाएगा. क्यों बढ़ता चला जाएगा? क्योंकि वहां पर प्रोडक्ट जो बन रहा है वो कैटलिस्ट जैसा एक्ट कर रहा है. रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम ग्राफ कुछ ऐसा ग्राफ होगा. तो पहले रेट कम है, जनरली होता है कि पहले रेट ज्यादा होता है फिर कम होता है, बट यहाँ पे रेट बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ catalyst is produced in the form of product. Example is also given, some examples. Acetic acid catalyzed reaction है. Clear? MnSO4 act as catalyst. Auto catalysis, one of the product act as a catalyst. कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है इंड्यूस्ड कैटलिस्ट. इंड्यूस्ड कैटलिस्ट समझना, एक रिएक्शन है हमारे पास A is giving B. ये अपने नॉर्मल रेट से हो रहा था, 30 मिनट्स ले रहा था रिएक्शन को कंप्लीट होने में. Now in presence of some other reaction C is giving D, this first reaction will be occur in 3 minutes instead of 30 minutes. जो पहले 30 मिनट्स में हो रहा था वो 3 मिनट्स में होने लगेगा, तो रिएक्शन थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा. क्लियर? In presence of other reaction, if any reaction is catalyzed, we call it induced catalyzed reaction. ऑटो कैटलिस्ट में एक प्रोडक्ट कैटलिस्ट था, इंड्यूस कैटलिस्ट में एक दूसरा रिएक्शन ही कैटलिस्ट जैसा एक्ट कर रहा है. क्या यही लिखा है क्या इंड्यूस कैटलिस्ट की डेफिनेशन में? क्या ऐसा ही कुछ लिखा है इंड्यूस कैटलिस्ट डेफिनेशन? यस सर. प्रोमोटर्स और एक्टिवेटर्स, क्या लगता है नाम से क्या करते हैं प्रोमोटर्स? प्रोमोट करेंगे, किसको प्रोमोट करेंगे? दे कैन प्रोमोट एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट यदि रेट ऑफ रिएक्शन को 5 टाइम्स कर रहा है तो प्रोमोटर के प्रेजेंस में 5 की जगह 15 टाइम्स कर देंगे, 10 टाइम्स कर देंगे. So catalyst increases rate of reaction, promoters help them to increase the rate of reaction. Similarly ऐसे कुछ और टर्म होते हैं प्रोमोटर एक्टिवेटर की जगह. कैटेलाइटिक पॉइजन, एंटी कैटलिस्ट और कैटलिस्ट इनहिबिटर. तो ये कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करेंगे. जहां पर कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को 5 टाइम्स कर रहा था, पॉइजन, एंटी कैटलिस्ट और कैटलिस्ट इनहिबिटर के प्रेजेंस में वो 5 टाइम्स की जगह 3 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा. इज दैट ओके? एग्जाम्पल्स के लिए हम एक बार एनसीईआरटी देख लेंगे, उतने एग्जाम्पल्स हमें ध्यान रखने होंगे, यहाँ पे कुछ ज्यादा दे रखे हैं इसलिए. Characteristics of catalyst: a catalyst remains unchanged in mass and chemical composition at the end of the reaction. However, its physical state can be changed. हो सकता है पहले solid में हो, powder form में आ जाए. Finally, divided state, that is powder form of catalyst, is more efficient for the reaction because surface area increases and more adsorption takes place. तो जितना स्मॉल पार्ट में होगा, पार्टिकल के साइज होंगे, उतना इफिशिएंट होगी कैटलिस्ट की एक्टिविटी. A small amount of catalyst is generally sufficient to catalyze almost unlimited reaction, but in some cases the rate of reaction depends on amount of catalyst.
सो थोड़ा अमाउंट भी कैटलिस्ट का इनफ है किसी भी रिएक्शंस को कैटलाइज करने के लिए, बहुत ज्यादा रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए। बट हाँ, यदि ज्यादा अमाउंट लेंगे तो रिएक्शन थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? कुछ एक्सेप्शंस वगैरह दे रखे हैं? चलो फोर्थ पॉइंट कौन पड़ेगा कैटलिस्ट का, प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स का? फोर्थ, प्रीशा, जस्ट रीड फोर्थ पॉइंट। रोहित, रोहित रीड फोर्थ पॉइंट। Wait, Rohit. Your voice is not audible properly. Wait, wait. कोई और पढ़ो, दर्शिता। दर्शिता, कृष्णा, अरे कोई तो पढ़ लो, अब इतना क्या। एनीवन? मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही? घर पे क्या कर रहे हो, सो रहे हो, क्या कर रहे हो तुम लोग? A catalyst cannot initiate reaction, but sometimes the activation energy is so large that practically a reaction may not start until a catalyst lowers the activation energy significantly. For example, mixture of hydrogen and oxygen do not react at room temperature, but the reaction occurs very rapid in presence of Pt black. H2 plus O2 at room temperature gives no reaction, while H2 plus O2 in presence of Pt platinum black gives H2O. तो बेसिकली कैटलिस्ट रिएक्शन स्टार्ट तो नहीं करते, बट कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि कैटलिस्ट के एब्सेंस में रिएक्शन इतना स्लो होता है कि प्रैक्टिकली उस रिएक्शन को स्टार्ट करना फिजिबल नहीं होता है। सो हमें ऐसा अपेयर होता है कि कैटलिस्ट हमने ऐड किया तभी रिएक्शन स्टार्ट हुआ है। क्लियर? कैटलिस्ट डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी, इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन। क्या केमिकल काइनेटिक्स में देखा है? क्या हमने देखा है केमिकल काइनेटिक्स में? Yes, sir. Continue with the next point. Catalysts are generally specific in nature. A substance which acts as a catalyst in particular reaction fails to catalyze other reaction. That means the platinum black which act as a catalyst in this reaction H2O2 giving H2O, it is not necessary that platinum black can also catalyze formation of ammonia, it can also catalyze formation of SO3. So they are highly specific in nature. एक रिएक्शन के लिए एक कैटलिस्ट यूज हो रहा है तो सेम रिएक्शन के लिए ऐसा नहीं कि कोई भी कैटलिस्ट यूज कर लेंगे या फिर वही कैटलिस्ट हर रिएक्शन में यूज आ जाए, ये भी जरूरी नहीं। दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। कंटिन्यू। Catalyst cannot change equilibrium state, but it helps to attain equilibrium quickly. Catalyst cannot change equilibrium composition, but it helps us to achieve equilibrium condition rapidly in short time. So catalyst का जो भी इक्विलिब्रियम पे कंपोजिशन होना चाहिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट का वो तो चेंज नहीं होगा, बट हाँ हमें इक्विलिब्रियम अचीव करने में, फास्ट अचीव करने में हेल्प जरूर करेगी। नेक्स्ट, A catalyst does not change the enthalpy, entropy, and free energy of a reaction. they do not change anything, any energy for the reactant product. If reactant products are same, definitely यदि वो सेम है तो उनका एनर्जी, उनका एंथैल्पी कुछ भी चेंज नहीं होगा। सो कैटलिस्ट कुछ भी चेंज नहीं करेंगे,
everything will remain same, enthalpy, energy, entropy, whatever the thing. चलो, कोई डाउट इस पेज पे किसी को? क्लियर है इतना? नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट, Their optimum temperature. There is a particular temperature at which the efficiency of a catalyst, a maximum this temperature is known as optimum temperature. On either side, the optimum temperature, the activity of catalyst decreases. ऑप्टिमम टेम्परेचर, वैसे तो कैटलिस्ट किसी भी टेम्परेचर पे वर्क करते हैं, बट हाँ, एक यदि पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में रहता है तो कैटलिस्ट की एक्टिविटी काफी ज्यादा हो जाती है. So they required a optimum, a particular temperature range in which they can work properly. इसके बाद आता है adsorption theory of heterogeneous catalyst. How this catalyst work, कैसे वो वर्क करते हैं, क्या थ्योरी है, वो पूरा एक्सप्लेन किया गया है इसमें. चलो पहले तो मैं इस डायग्राम के थ्रू बताता हूँ. निकल कैटलिस्ट है. पहले क्या होगा, ये जो H2 मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल, they will move towards this H2 molecule move towards nickel catalyst. इसे हम कहते हैं diffusion of reactant to the surface of the catalyst. Step 1. So जो reactant है उसके molecule का catalyst के surface की तरफ diffusion होगा, movement होगा. And the second step, adsorption of reactant molecule. ये जो H2 molecule है, they will adsorption ना, adsorbed on the nickel surface. तो ये step 2 हो गया. इसके बाद क्या होगा, ये एक जो एड्सॉर्प्शन हो चुका है यहाँ पे निकल का, हाइड्रोजन का, दे विल फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और इंटरमीडिएट एट द कैटलिस्ट सरफेस. अब वो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे. ये निकल का सरफेस है, निकल के कुछ एटम है, हाइड्रोजन जो इससे अटैच हुआ है, ये हाइड्रोजन अटैच हुआ था. नाउ दिस breaking of bond takes place, new bond formation takes place, such kind of phenomena is called, intermediate state is called activated complex और intermediate compounds. अब यहाँ पर जब हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑलमोस्ट ब्रेक हो जाएगा, CH2 इसके क्लोज आएगा, वो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और उसके CH2 के जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे. यू कैन ऑब्जर्व हियर, पहले H2 का बॉन्ड ब्रेक हुआ, फिर CH2 उसके पास मूव हुआ, फिर CC डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और उसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, CH3 बन गया. नाउ डिफ्यूजन अवे ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द कैटलिस्ट, मतलब वो कैटलिस्ट से दूर चले जाएंगे. क्या इतना समझ में आता है? मूवमेंट ऑफ फर्स्ट रिएक्टेंट टुवर्ड्स कैटलिस्ट, फॉर्मेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन कॉम्प्लेक्स, देन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, मूवमेंट ऑफ अदर रिएक्टेंट, formation of product, diffusion away of product from the catalyst. Clear है? Yes, sir. You can just read this 5 point और ये 5 point को इस डायग्राम से थोड़ा सा ट्राई करो रिलेट करने का, कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो? पढ़ा? समझ में आ रहा है? चले हम आगे.
फैक्टर सपोर्टिंग थ्योरी, ये तो फिर ठीक है, तुम खुद से पढ़ लेना, नथिंग मच टू एक्सप्लेन, वही सारी चीजें जो भी एक्सप्लेन की हो यहाँ पर दे रखी हैं। सम इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट रिएक्शन, ये एग्जांपल्स हम एनसीईआरटी से ही देखते हैं, यहाँ पे जो एग्जांपल्स दे रखे हैं, बस इतना ही था कैटलिस्ट में। यहाँ से क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकते हैं, अच्छा उसमें एनसीईआरटी में वो और एक्स्ट्रा दे रखे हैं जो यहाँ पे मुझे नहीं दिखे, शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट वगैरह, एंजाइम्स जो तुम उसमें भी पढ़ते हो, बायोलॉजी में भी मैं निकालता हूँ एनसीईआरटी। Is it visible properly? तुम यस नो कुछ भी Yes, sir. रिप्लाई भी करते हो। चलो, ये कैटलिस्ट आ गया, तुम देखोगे KClO3 वाला एग्जांपल यहाँ पर भी दे रखा है, वही सिमिलर टेम्परेचर रेंज, क्लियर, मैग्नीज डाइऑक्साइड Mn2 is added, then the reaction can occur at lower temperature, तो हमें पता होना चाहिए जो एग्जांपल यहाँ पे दे रखे हैं। तो एनसीईआरटी में जो एग्जांपल्स हैं वो एग्जांपल हमारे यूजफुल है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, क्लियर। यदि तुम्हारी बुक तुम्हारे सामने है या फिर लेक्चर नोट्स में, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि इतना हाई इतना लिख लो जो एनसीईआरटी वाले एग्जांपल्स हैं। तो KClO3 giving KCl plus O2 can be catalyzed by MnO2, जो पहले 653 से 873 केल्विन के बीच में हो रहा था, अब वो 473 से 633 के बीच में हो रहा है। ऑलमोस्ट 200 केल्विन हमें कम करना पड़ गया, मतलब उतना एनर्जी हमें कम सप्लाई करना पड़ेगा। प्रोमोटर का एग्जांपल मोलिबिडिनम दे रखा है, जैसे यहाँ पर प्रोमोटर एंड पॉइजन्स जो हमने पढ़े थे। सो आयरन कैटलिस्ट है, मोलिबिडिनम इज प्रोमोटर हियर, ये एग्जांपल हमें ध्यान रखना है। हमारे बुकलेट में थोड़ा ज्यादा एग्जांपल्स है, जितने एनसीईआरटी में बस उतने ध्यान रखना है हमें, क्लियर। खैर होमोजीनियस एनो, होमोजीनियस में डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे, उससे हमें इतना पता लग जाना चाहिए ऑल आर इन द सेम फेज, तो होमोजीनियस हो गया। हेट्रोजीनियस, दे ऑल आर नॉट इन द सेम फेज। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन ये जरूर बन सकता है, टेबल दे दी, इसके लिए कौन सा कैटलिस्ट यूज किया गया है, तो यहाँ पे अब जो कैटलिस्ट लिखे हैं जिसके लिए, फिर वो हमें याद रहना चाहिए कि कौन सा कैटलिस्ट किसके लिए यूज हो रहा है। ये एग्जैक्टली वही 5 पॉइंट्स जो भी हमने देखे थे, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कैसे वो एब्जॉर्ब हो रहा है, तो पूरा एग्जाम्पल निकल वाला। देयर आर टू टर्म कॉल्ड एक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी, दोनों का मीनिंग मैं बताता हूँ। यदि रेट ऑफ रिएक्शन let's say 100 times हो रहा है, then activity is called 100. If rate of reaction increases by 10 times in presence of catalyst, then we call activity is 10 times. So कितने टाइम से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इन कंपैरिजन टू अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, उसे हम एक्टिविटी कहते हैं। सिलेक्टिविटी, अब सिलेक्टिविटी में क्या होता है, तुम यहाँ पर देखो ये तीनों रिएक्शन, क्या इन तीनों ही रिएक्शन में रिएक्टेंट कॉमन है क्या? सिलेक्टिविटी के जो तीन एग्जांपल्स हैं, तीनों में तीनों रिएक्शन में रिएक्टेंट कॉमन है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन।
Yes, sir. अब ये तीनों ही रिएक्शन में रिएक्टेंट कॉमन है। एक बार निकल यूज किया तो प्रोडक्ट बना तुम्हारा CH4, एक बार कॉपर ZnOCr2O3 यूज किया तो मिथेनॉल, एक बार कॉपर यूज किया तो एल्डिहाइड बन गया। सो सिलेक्टिविटी इट डिपेंड्स ऑन द सिलेक्शन ऑफ कैटलिस्ट, which catalyst we are selecting, so we get the different kind of product. यहाँ पे ऐसा नहीं कि कैटलिस्ट प्रोडक्ट को चेंज कर रहे हैं, सिर्फ अलग अलग कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अलग अलग रिएक्शंस पॉसिबल हो रहा है बस। इज दैट ओके? सिलेक्टिविटी कौन सा कैटलिस्ट सिलेक्ट करेंगे इन ऑर्डर टू गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट, उसे सिलेक्टिविटी कहते हैं। The catalytic reaction that depends upon the pore structure of the catalyst and the size of the reactant and product molecule is called shape selective catalyst. कुछ shape selective catalysts, zeolites are good shape selective catalysts because of their honeycomb-like structure. They are microporous aluminosilicate with three-dimensional network of silicates, and with some silicon atoms are replaced by aluminum atoms, giving aluminum oxygen silicon framework. ये हमें पता होना चाहिए, zeolite shape selective catalyst है due to aluminum oxygen silicon framework structure. ZSM5 एक कैटलिस्ट है जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज होता है, क्वाइट यूजफुल कैटलिस्ट। जियोलाइट का ये शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। एंजाइम कैटलिस्ट, क्या तुम्हें लगता है एंजाइम के बारे में मुझे सब कुछ बताना है या तुम्हें ऑलरेडी पता है, जैसे इन्वर्टेज, जाइमेस और इनके ये स्ट्रक्चर जो पूरे दे रखे हैं यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर, सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट, ये है ना सब कुछ बायो में भी तुम्हें? हाँ। और इसीलिए शायद तुम्हारे बुकलेट में नहीं दे रखे हैं, क्यों बायो में थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है इन्हें। सो ये पढ़ा हुआ है तुमने, मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, राइट? यस सर। ओके। वैसे मैं बोलूंगा ये कैटलिस्ट या ये चैप्टर जो तुमने पहले कहीं से पढ़ रखा है अच्छी बात है, नहीं तो एनसीईआरटी बेटर सोर्स है सरफेस केमिस्ट्री का नीट के लिए, तो क्योंकि बुकलेट में कुछ चीजें एक्स्ट्रा हैं और कुछ चीजें कम दे रखी। ये कुछ एंजाइम्स डिफरेंट इसके एग्जांपल्स जो तुम्हारे लिए तो काफी यूजफुल है। Okay. Any doubt in the surface chemistry? सर सर गोल्ड नंबर क्या होता है? गोल्ड नंबर बेसिकली प्रोटेक्टिव कोलाइट के टर्म्स में यूज होता है, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, मे बी पॉसिबल कहीं क्वेश्चन में यूज आया हो, बताता हूं मैं उसे। देखो, हाँ, हम जब एक स्टैंडर्ड गोल्ड सोल लेते हैं, गोल्ड का सोल लेते हैं, this gold soul can be coagulated, can be precipitated by what? NaCl aqueous solution। ये यहाँ पे एक प्रिसिपिटेटिंग एजेंट जैसा यूज होता है, क्लियर? अब ये प्रिसिपिटेटिंग एजेंट जैसा यूज होगा तो इसे प्रिसिपिटेट कर देगा, कोगुलेट कर देगा गोल्ड सोल को। अब यदि गोल्ड सोल कोगुलेट हो गया तो हमें उसके कोगुलेशन को, प्रिसिपिटेशन को रोकने के लिए एक प्रोटेक्टिव कोलाइड ऐड करना होगा, ताकि NaCl के एडिशन पे इसका प्रिसिपिटेशन ना हो, सेपरेशन ना हो। तो जो प्रोटेक्टिव कोलाइड है इसके 10 ml
को NaCl का 1 ml 10% सॉल्यूशन कोगुलेट कर सकता है, तो उसके कोगुलेशन को रोकने के लिए कितने मिलीग्राम्स हमें रिक्वायर्ड है प्रोटेक्टिव कोलाइट का, दैट इज कॉल्ड गोल्ड नंबर। तो जितने ज्यादा मिलीग्राम रिक्वायर्ड है उतना कम उसका प्रोटेक्टिंग पावर है। सो प्रोटेक्टिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गोल्ड नंबर। अगेन इट इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, जेईई एडवांस के लिए पढ़ाया जाता है जनरली। कहीं कुछ क्वेश्चन आएगा तो मैं तब बता दूंगा, ठीक है। यस सर। ओके, कंप्लीट इतना। मैं तुम्हें थोड़ा सा उसके लिए भी गाइड कर दूं, हाइड्रोजन के लिए। ये थियोरेटिकल चैप्टर है, छोड़ना नहीं है, एक बार हमें कल लेना है ना। मतलब हाइड्रोजन में पूरा बस एक बार एनसीईआरटी से बैठ के पढ़ना है, नथिंग मच टू एक्सप्लेन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बहुत सारे रिएक्शन तो हमने इधर उधर दूसरे चैप्टर्स में देख ली। Hydrogen, position of hydrogen, general electronic configuration, nothing much to explain in this heading. जस्ट ये बता रखा है यहाँ पर हाइड्रोजन कहाँ पे रखा जाता है, उसकी पोजीशन क्या है, व्हाई इट इज प्लेस्ड इन फर्स्ट ग्रुप, ये अल्कली मेटल से क्या रिसेंबल करती है, इसकी प्रॉपर्टी। कुछ फिर इसकी प्रॉपर्टी हेलोजन से रिसेंबल करती है, वो यहाँ पे बताया गया है। Some of the property resemble with alkali metals, some of the property resemble with halogens. Still, it is placed in group 1 because of its electronic configuration 1s1. So NS1 वाले सारे group 1 में रखे गए। ये वही word लिखा हुआ है। In spite of the fact that hydrogen to a certain extent resemble both with alkali metals and halogen, it differs from them as well. Now the pertinent question arises: where should be placed? So it's placed in group 1 as per its electronic configuration. H2, 70% of the total mass of the universe is basically dihydrogen, hydrogen. So काफी almost हर compound में होता है, elemental form में भी है। इसका presence कितना percentage कहाँ पर है atmosphere में। Isotopes, protium, deuterium, tritium, मतलब इसमें मुझे नहीं दिख रहा कि कुछ भी ऐसा बहुत ज्यादा explanation का है। ट्रीटियम की हाफ लाइफ टाइम इतना होता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। प्रोटियम एंड ड्यूटेरियम दे आर नॉट रेडियो एक्टिव। मतलब एक बार तुम यहाँ से पढ़ोगे शायद तो सारी चीजें समझ में आएंगी। पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, कुछ रिएक्शंस होंगे आगे, बेसिक रिएक्शंस। यहाँ पे प्रॉपर्टीज थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है हाइड्रोजन का 13 है, ड्यूटेरियम का उससे ज्यादा, ट्रीटियम का उससे ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। boiling point, melting point increases as the mass increases 1 2 3. डेंसिटी ऑल्सो सिमिलर वे में इंक्रीज होगी, डबल ट्रिपल हो जाएगी। क्लियर। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इंक्रीज होगा, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इंक्रीज होगा, डिसोसिएशन बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीज होगा, मतलब D2 का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा H2 से। क्लियर। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस विल रिमेन सेम, वो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन से ड्यूटेरियम पे जाते समय इंक्रीज हो रही है, ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। सो लेबोरेटरी प्रिपरेशन, किसी भी एसिड में मेटल ऐड कर दो, H2 रिलीज होगा। मेटल रिप्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, H+ को H2 में रिड्यूस कर देंगे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। इवन कुछ ऐसे हमारे पास मेटल्स हैं जो एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करते हैं, लाइक जिंक, एल्यूमिनियम, ये तो NaOH के साथ, अल्कली के साथ भी H2 को रिलीज कर देते हैं। कमर्शियल प्रोडक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस, क्या रिएक्शन देखा है क्या हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में? याद है H2O से H2 रिलीज होता है रिडक्शन में कैथोड पर,
क्या रिएक्शन हमने देखा है 2H2O plus 2 electron giving H2 plus OH minus, right? Yes, sir. So ये थोड़ा सा ना मतलब यहाँ से बस पढ़ने का और ऑलमोस्ट सारे रिएक्शन कहीं ना कहीं कवर हुए हैं, तो चैप्टर बहुत ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन का नहीं है। इवन ये सारे रिएक्शंस तुम देखोगे NaCl का एक्वस का इलेक्ट्रोलिसिस, ऑलरेडी हमने NaCl एक्वस इलेक्ट्रोलिसिस देख रखा है डिटेल में, ओवर पोटेंशियल वगैरह सब कुछ डिफाइन किया है। यहाँ पे Cl-Cl2 बनाता है, H2H2 बनाएगा कैथोड पर, then some more preparation. In presence of nickel we get H2O from any hydrocarbon, CH4H2O का रिएक्शन कराएंगे, CO plus H2 बनेगा, which is also called water gas, क्योंकि वाटर से हमने CO और H2 वाटर गैस बनाया है, which is also called synthesis gas, water gas बोल दो, syn gas बोल दो, clear? C plus H2O, कोल पे से जब तुम स्टीम को पास करोगे you will get CO plus H2, इसे हम कोल गैस भी कहते हैं, कोल का गैसिफिकेशन किया है हमने। Presently 77% of the industrial dihydrogen is produced from petrochemicals, 18% from coal, 4% from electrolysis, 1% from other sources. प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन के हमने ऑलमोस्ट हर चैप्टर में रिएक्शन देखे हैं, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा उसमें फिर एक्सप्लेनेशन का बचता ही नहीं है। हेलोजन्स का रिएक्शन हमने H2 के साथ उस चैप्टर में देखा है, H2 का ऑक्सीजन के साथ, मतलब सारे रिएक्शन, इसमें से कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं है जो पहले कहीं कवर नहीं हुआ है। तो हाइड्रोजन को अलग से जब तुम पढ़ोगे ना तो बहुत सारी चीजें तुम्हें देखी हुई मिलेंगी। ये हमने अल्कली मेटल्स में पढ़ा है, मेटल हाइड्राइड, इवन उसमें ये भी लिखा था LiH आयोनिक होता है, जबकि लिथियम के सारे दूसरे कंपाउंड कोवेलेंट होते हैं, सिर्फ एक LiH है जो आयोनिक होता है। अच्छा, किसी को याद है BH2 MgH2 के बारे में क्या लिखा है, दे आर आयोनिक और कोवेलेंट? कोवैलेंट। दे आर कोवेलेंट, BH2 MgH2, बचे हुए सारे हाइड्राइड अल्कलाइन अर्थ मेटल के आयोनिक होते हैं। रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ये रिएक्शंस पढ़ा है, रिएक्शन ये हाइड्रोजनेशन, Yes, sir. हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। तो इसलिए हाइड्रोजन को ना सिलेबस में मतलब अपने प्लानर में इसलिए दिया भी नहीं जाता है क्योंकि हाइड्रोजन जनरली दूसरे चैप्टर में हर जगह कवर हो जाता है काफी डिटेल। बट एक बार नो डाउट एनसीईआरटी से पढ़ना, क्वेश्चंस मतलब ये बोलो इस चैप्टर से बने या कहीं से बने, हाइड्रोजन पे बन जाते हैं। हाइड्राइड्स, अब जैसे ये सारे हाइड्राइड MgH2 B2H6 इनको हमने पढ़ लिया था ऑलरेडी, कहां पर, बोरोन फैमिली में, मैग्नीशियम अल्कलाइन अर्थ मेटल एस ब्लॉक में। यहाँ पर ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। The hydride are classified into 3 category, ionic और saline हाइड्राइड्स, कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, मेटालिक और नॉन स्टोचोमेट्रिक हाइड्राइड। तो ये एक बार जस्ट थ्योरी है, थोड़ा सा पढ़ लेना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ऐसा फ्रेम हो सकता है फिर कितने टाइप के हाइड्राइड है। ये जो एग्जांपल है BH2 किस हाइड्राइड का एग्जांपल है, इट इज आयोनिक हाइड्राइड, कोवेलेंट हाइड्राइड और मेटालिक हाइड्राइड। तो ये हमें थोड़ा सा पता लगना चाहिए देख करना। 3 टाइप के हाइड्राइड्स, उनके कुछ बेसिक रिएक्शन, ये रिएक्शन सारे हमने पहले भी पढ़े, इसको हमने एल्यूमिनियम बोरोन फैमिली में पढ़ रखे हैं रिएक्शन, दोनों ही रिएक्शन डिटेल में। देन वाटर, वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर जो ऑलरेडी हमें काफी कुछ पता है। यहाँ पे हमारे लिए जो नया आएगा वो कंपैरिजन आएगा H2O वाटर और हेवी वाटर में, D2O में। So water, heavy water, molecular mass increases, melting point increases, boiling point increases, enthalpy of formation increases with negative sign, enthalpy of vaporization increases, density increases, सारी almost सारी property increase हो रही है, viscosity increases, dielectric constant थोड़ा सा कम हो रहा है बस, dielectric constant water का ज्यादा है और dielectric constant D2O का थोड़ा सा कम है।
बाकी सारी प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से क्या डिटरमाइन करते हैं? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस। और कुछ? इसके अलावा और कुछ? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, कुछ याद है ऐसा? पोलैरिटी। पोलैरिटी पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिपेंड करेगा और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कारण फोर्स ऑफ इंटरेक्शन चेंज हो जाएंगे। तो इसलिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है जो कम होती है, बाकी सब बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ H2O जो ऑलरेडी हमें काफी अच्छे से पता है, नथिंग मच टू एक्सप्लेन। स्ट्रक्चर ऑफ आइस जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसके कारण इसकी डेंसिटी कम हो जाती है, बीच में काफी कुछ गैप रह जाता है। 3 डायमेंशनल हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर होता है और इसके स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही डेंसिटी कम होती है। जब तुम इसको हीट करोगे ना तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा और ये जो आइस वाटर के H2O के मॉलिक्यूल है बीच में आके सेटल होंगे और डेंसिटी बढ़ जाएगी, बीच में जो गैप रह गई। जेई मेंस लास्ट ईयर 2021 में एक क्वेश्चन था, बताता हूँ वो क्या क्वेश्चन था। वाटर की केमिकल प्रॉपर्टी, नथिंग मच टू एक्सप्लेन इन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, ऑलरेडी हमें पता है, हर चैप्टर में पढ़ते हैं तो हम। H2O2 H2O2 का ये स्ट्रक्चर जेई मेन में क्वेश्चन आया था। मतलब डायरेक्ट उन्होंने एंगल पूछा था कितना, कौन सा स्टेटमेंट सही है। सो एंगल था H2O2 का, जैसे दो है, डाइहेड्रल एंगल इज 111.5, दिस इज कॉल्ड डाइहेड्रल एंगल। तो लैंग्वेज में था वो क्वेश्चन, द डाइहेड्रल एंगल इज 111.5, द डाइहेड्रल एंगल इज 90.2। वो गलत स्टेटमेंट था क्योंकि H2O का गैस में डाइहेड्रल एंगल 111 होता है और सॉलिड में होता है 90.2। सॉलिड में थोड़ा सा कम हो जाता है डाइहेड्रल एंगल। इट इज बुक लाइक स्ट्रक्चर। थोड़ा सा फिल कर पा रहे हो? बुक एक ओपन पेज है, बुक का तुमने बीच में से ओपन कर रखी है, बुक का सेंटर हो गया, ये ऊपर वाला एक पेज और नीचे वाला दूसरा पेज, बुक लाइक स्ट्रक्चर, राइट? इज दैट ओके? Yes, sir. इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज H2O2 की जो ऑलरेडी हमने अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ी हैं, पर ऑक्सी लिंकेज है, किसी को भी ऑक्सीडाइज करने में यूज होता है। चलो एक बार जस्ट ये है, नो डाउट इसमें कुछ मुझे लग रहा है 8-10-12 पेजेस हैं, एक बार बैठ के पढ़ना पड़ेगा, बट बहुत सारी चीजें जो तुम्हें देखी देखी सी लगेगी कहीं ना कहीं। अच्छा, अभी हमने ये पढ़ा था क्या, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, जस्ट लास्ट चैप्टर में टाइट्रेशन में। परमानेंट हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस हुआ था, नहीं हुआ था वहां पे? नो। No, sir. हार्डनेस, वहां पे हार्डनेस नहीं किया था, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट टाइट्रेशन में, रिडॉक्स टाइट्रेशन। नहीं। क्या बोला गया था वहां पर? क्या बोला गया था, कुछ बताओ मुझे। चलो फिर नहीं क्या था, मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ हार्डनेस ऑफ वाटर। नॉट फ्रॉम हियर, कुछ एक और शेयर करता हूँ हार्डनेस ऑफ वाटर पे, वो वहां से एक्सप्लेन करता हूँ।
ओके, हार्डनेस ऑफ वाटर, जस्ट जो एनसीईआरटी में दे रखा है उसी को थोड़ा सा शॉर्ट में और प्रॉपर पॉइंट वाइज यहाँ लिखा रखा था, ये पेज भी मैं शेयर कर दूंगा। हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्ड वाटर डज नॉट गिव लेदर विद द सोप और डिटर्जेंट, ये झाग क्रिएट नहीं करेगा, उसे हम हार्ड वाटर कहते हैं। There are two types of hardness, temporary hardness and permanent hardness. The temporary hardness is there due to bicarbonates of calcium and magnesium, जैसे CaHCO3 whole twice, MgHCO3 whole twice, इसके कारण कुछ होगा temporary hardness. Permanent hardness is there due to chlorides and sulfates of calcium and magnesium. तो कैल्शियम मैग्नीशियम कॉमन है दोनों में, एक बार बाइकार्बोनेट से तो टेम्पररी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस ड्यू टू क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स। डेफिनेटली टेम्पररी हार्डनेस को हम डायरेक्टली रिमूव कर पाएंगे हीट करके, परमानेंट हार्डनेस कैन नॉट बी रिमूव डायरेक्टली बाय हीटिंग, उनके लिए स्पेशल मेथड लगते हैं। इज दैट ओके? क्या इतना क्लियर sir. है? Yes. By boiling, bicarbonates will dissociate into CO2, so directly dissociate हो जाएंगे बाइकार्बोनेट, तो हीट करने पे ज्यादा हमें कुछ एनर्जी नहीं लगानी होगी। Second, by addition of slag lime, this bicarbonates can give CaCO3, कार्बोनेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। By washing soda, अब ये परमानेंट हार्डनेस के लिए आ गया। CaCl2, तुमने कुछ CaCl2 मतलब ये हार्डनेस है, क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम, Na2CO3 ऐड करोगे, it will convert into CaCO3 by ion exchange resin. So Ca2 plus एक केटायन है जिसके कारण हार्डनेस है, उसको हम एक केटायन एक्सचेंज रेजिन के थ्रू एक केटायन को एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो हार्डनेस रिमूव हो जाएगी। वहां पे जो डिटेल में रिएक्शन है, जब तुम एक बार पढ़ोगे थोड़ा और डिटेल में सुनेगा, यहाँ पे जस्ट शॉर्ट में दे रखा है कैसे हम उसे रिमूव कर रहे हैं। इज दैट ओके? Yes, sir. चलो इतना ही था हार्ड वाटर में। यदि मैं वापस उस पेज पे आता हूं एनसीईआरटी वाले पर, यहां पर तुम देखोगे टेम्पररी हार्डनेस डिफाइन की गई है। टेम्पररी हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वही है बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, बोथ आर सेम थिंग। इट कैन बी रिमूव्ड बाय फर्स्ट केस बॉइलिंग, डायरेक्ट बॉइल कर दो, so bicarbonates will convert into hydroxide and CO2 will be released. क्लियर? यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हुआ, CO2 will be released. सेकंड, क्लार्क्स मेथड। क्लार्क्स मेथड में हम बाइकार्बोनेट में जब बेसिकली CaOH whole twice ऐड करेंगे, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने पर ये कन्वर्ट हो जाएंगे कार्बोनेट्स में। ये जो एरो है ना, डाउन एरो, दैट मींस प्रिसिपिटेट विल कम आउट ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से बाहर आ जाएंगे। तो दो मेथड है, बॉइलिंग एंड क्लार्क्स मेथड। परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए ट्रीटमेंट विद वॉशिंग सोडा, जो हमने देखा था Na2CO3 के साथ ट्रीटमेंट, कार्बोनेट सेपरेट हो जाएंगे। केलोजन्स मेथड, ये थोड़ा सा एक नया मेथड यहाँ पे हम देख रहे हैं जो उसमें नहीं लिखा था। Na3P6O18 को जब हम डिसॉल्व करेंगे, ये Na6P6O18 बेसिकली केटायन को एब्जॉर्ब कर लेगा M2+ आयन, जो भी कैल्शियम मैग्नीशियम के आयन से उन्हें एब्जॉर्ब कर लेगा और सॉल्यूशन से बाहर लेके आ जाएगा, हार्डनेस को रिमूव करेगा। आयन एक्सचेंज मेथड जो ऑलरेडी वो देखा था हमने, जियोलाइट वगैरह किसी से भी आयन एक्सचेंज करवा देंगे M2+ का। सिंथेटिक रेजिन मेथड, दिस इज आल्सो आयन एक्सचेंज मेथड, रेजिन लिया, सिंथेटिक रेजिन, उससे आयन एक्सचेंज किया है। मतलब जस्ट एक एक बार पढ़ लोगे, रिएक्शंस भी ये सब बहुत ज्यादा नहीं है, सिंपल से रिएक्शंस है। क्या इतना क्लियर है? ये शेयर कर दूं क्या मैं एनसीईआरटी ग्रुप पर? मैं शेयर कर देता हूं, एक बार इस चैप्टर को पढ़ लेना यहाँ से और ट्राई करना, सबसे पहले थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लो इस वीक में और बुकलेट इसके सॉल्व कर लो, तीनों चैप्टर के। टाइट्रेशन हो गया, उसके बाद डीएनए, सॉरी टाइट्रेशन, डीएनए ब्लॉक हो गया, डीएनए ब्लॉक के बाद सरफेस केमिस्ट्री और फिर ये वाला चैप्टर।
ओके, इतना तीनों एक बार पढ़ लो। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, तुम्हारा थोड़ा सा काम इसमें ज्यादा है पढ़ने का। बुकलेट सॉल्व कर लो। एक लेक्चर नेक्स्ट वीक में लूंगा जिसमें जो भी डाउट्स होंगे बुकलेट वगैरह के वो सॉल्व कर लेंगे, और फिर एक रिवीजन प्लान तुम्हारे साथ शेयर किया जाएगा। बट अगेन 8 डेज हैं, 7 डेज हैं, मेरे पार्ट पूरा 100% छोटी मोटी चीजें जो बची थी वो भी कंप्लीट हो गई। तो तुम अपने एंड से सबसे पहले सारे बुकलेट्स जो लास्ट के 2-3 चैप्टर के वो खत्म कर लो। ऐसा ना हो कि 2-3 चैप्टर हमें इनके भी रिवीजन करने की जरूरत पड़ रही। क्लियर? चलो सेशन एंड कर रहा हूँ फिर मैं आज का। नेक्स्ट वीक से इसका डिस्कशन और रिवीजन हम स्टार्ट करेंगे, और रिवीजन की प्लानिंग पूरी शेयर की जाएगी तुमसे क्या करने वाले हैं।